हेलो एवरीवन। तो बेटा लोग कैसे हो सारे के सारे, है ना। चलो बढ़िया ही होंगे, है ना। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शंस के बारे में बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा, है ना। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने पढ़ लिया था, बैलेंस क्यों करते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। कुछ मेजर रिएक्शंस पढ़ी थी जैसे मैग्नीशियम का था, है ना, वो सब हमने पढ़ लिया था। तो आज हम इस चैप्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इस चैप्टर का जो मेन कंटेंट है ना, वो स्टार्ट होने वाला है, तो यहां से तो बिल्कुल फुल फोकस रहना। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते किसे। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, उन टाइप्स को पढ़ना है। चलो, पहला आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो टाइप है हमारे पास वो कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किन रिएक्शन को कहते हैं बेटा, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कंबाइन हो रही हैं। जैसे यहाँ पे एक जनरल लिखा हुआ है, जनरल इक्वेशन दिए ए बी, ए प्लस बी गिव्स ए बी, कि ए और बी कंबाइन होके ए बी बन गया, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज हो जाना, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां पर एक हाईली रिएक्टिव, मोर पावरफुल, लेस पावरफुल वाले को क्या बोलेगा, हटा देगा। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, देखो सी वाले ने बी को हटाया और बी वाले ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया, दोनों आपस में डिस्प्लेस हो गए। और फिर आता है हमारे पास प्रेसिपिटेट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में भी बहुत सारे टाइप हैं, जो प्रेसिपिटेट का ही एग्जांपल है। प्रेसिपिटेट बताया था क्या होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इनसॉल्युबल से सब्सटेंस बन जाना जो वाटर में घुलेगा नहीं। ठीक है, अभी रिएक्शन से दिखाएंगे आप लोग को कैसे होता है। एक आता है हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन, तो ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन पेपर में आना फिक्स हो रखा है ना। इन सब में से चॉइस हो सकती है, मतलब आ सकता है कुछ भी, इनमें से भी आना पक्का है, पर इन सब में से कोई भी आ सकता है ना। लेकिन रेडॉक्स तो ऐसा है, इसका एक ना एक क्वेश्चन भिड़ना पेपर में तय है। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला आ रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बेटा पहले ही कह रहा हूं, कॉम्बिनेशन, इसको सिर्फ कॉम्बिनेशन के पर्सपेक्टिव से मत देखना। एक रिएक्शन को केवल ऐसे ही नहीं पढ़ेंगे हम कि सिर्फ एक ही टाइप का रिएक्शन पढ़ रहे, उससे जितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस हम निकाल सकते हैं, पूरा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम कवर कर सके। क्योंकि एग्जाम में तो नहीं देगा ना कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन, हमको हमको तो कुछ भी पूछ सकता है, तो हमको प्रिपेयर करना है अपने आप को उसके लिए। कैसे, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से क्या चीज समझ में आ रही है, जब दो चीजें कंबाइन होंगी और एक प्रोडक्ट बनेगा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन हो गए, दीज आर द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे और एक इंडिविजुअल नया सब्सटेंस बनेगा, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वेरी गुड, है ना। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, चलो ये वाला डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, देखो कौन सी रिएक्शन हमने पहले पढ़ी थी कॉम्बिनेशन में, बार बार डिस्कशन हो रहा था इसका, किसका, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंसिंग पढ़ लिया तो भाई बैलेंस करते हुए चलो साथ साथ, है ना। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके MgO बना था। अब ये तो किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन, क्योंकि कंबाइन तो हो गए। अब बेटा साथ ही साथ ये एक और चीज का एग्जांपल है, किसका, इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होगी, हीट। और याद करो हीट इवॉल्व होना कौन सी रिएक्शन था, हीट इवॉल्व होना कौन सी रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक। वेरी गुड, तो ये दो टाइप की रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, कौन कौन सी है वो दो टाइप, पहला कॉम्बिनेशन और दूसरा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। अब बेटा एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट इवॉल्व होती है ना। तो देखो जितनी भी कॉम्बिनेशन है, मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम नंबर की जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सब में हीट इवॉल्व होगा, सब में क्या होगा, हीट इवॉल्व होगा। इस कंसेप्ट को ध्यान पे रखना कि मैक्सिमम जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उन सारी रिएक्शन में क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैग्नीशियम तो यहाँ पे मिल नहीं रहा था, ठीक है, अभी ढूंढ लिया है, तो ये रहा हमारे पास मैग्नीशियम रिबन, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, अभी तो इसको हमने क्लीन करके रखा हुआ है, अगर ये जलेगा नहीं, अगर इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर क्या हो जाएगी, जम जाएगी। ऑक्साइड की लेयर यानी एयर के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। तो चलो मैग्नीशियम को आपको बर्न करके दिखाते हैं कैसे फ्लेम के साथ ये बर्न होता है। ठीक है, चलो तो बेटा ये है मैग्नीशियम, और अगर इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है तो हमें एक बार इग्निशन देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम इसे इग्नाइट करने का ट्राई करते हैं कि एयर के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, और फिर देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होती है। देखो बेटा कैसे जल रहा है, एकदम डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है, ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, है ना। चलो अब देखो मैग्नीशियम तो इसके अंदर बुझ गया,
पर ये जो मैग्नीशियम का रेसिड्यू है ना, मैग्नीशियम के अंदर रेसिड्यू दिख रहा है इसका, ये जो रेसिड्यू है ये मैक्सिमम क्या है, व्हाइट है एकदम, है ना, ये क्या है, व्हाइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस होता है। और मैग्नीशियम बर्न कैसे होता है, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। कैसे बर्न होता है मैग्नीशियम, डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। ये देखो, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कैसे कलर का है बेटा, व्हाइट कलर का एकदम, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट। अच्छा, ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ, देखो इतनी हीट भी इवॉल्व हुई ना इसमें, तो ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल हो गया। तो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। चलो, है ना। अब आ जाओ वापस अपने टॉपिक पे। मैग्नीशियम का देख लिया हमने, अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। अब यह यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, एडिशन ऑफ क्विक लाइम टू वाटर। एडिशन ऑफ क्विक लाइम टू वाटर, बेटा ये सिर्फ एक रिएक्शन दे रखी है, पर कैल्शियम अगेन मेजर रोल प्ले करता है सारी टाइप की रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। अब इनको समझते कैसे करता है, देखो जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम मेटल है विद 2 वैलेंसी, तो कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन ये क्या बन जाता है, CaO। और ये CaO कुछ नहीं है बेटा, क्विक लाइम है। क्विक लाइम मतलब जो हम चूना, जिसको हम अपना लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, दैट इज चूना। वो व्हाइट पाउडर होता है जिसको ग्राउंड में मार्किंग के लिए यूज करते हैं हम लोग, है ना। वेरी गुड, हाँ, स्पोर्ट्स डे पे, शाबाश, है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड ये बन गया है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पर भी हीट इवॉल्व हो गई, हाँ, ठीक है, CaO प्लस H2O। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर पे रिएक्ट करवाया है, तो इसमें क्या बना देना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल टॉइस, और प्लस यहां पे भी हीट इवॉल्व होगा। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हुआ क्या, देखो बेटा, ये कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, इस रिएक्शन को तो प्रीवियस ईयर के तुम 10 साल के पेपर उठा लो, 10 में से मैक्सिमम बार में कैल्शियम ऑक्साइड का तो रिश्ता है ना, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली कैसे ना कैसे करके कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन पूछता ही पूछता है। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड ये क्या हो गया, क्विक लाइम। अब ये क्या हो गया, स्लेक्ड लाइम। ये क्या हो गया, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम कुछ नहीं है, स्लेक्ड लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास। तो कैल्शियम ऑक्साइड पे जैसे ही वाटर मिलेगा, ये क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हीट इवॉल्व हो गया, है ना। अब देखो बेटा, केमिस्ट्री पढ़ने का फायदा, देखो केमिस्ट्री हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब स्पोर्ट्स डे पे लड़के लोग सारे बॉयज, है ना, याद करो बेटा, जब भी स्पोर्ट्स डे होगा, तो ग्राउंड में जब भी मार्किंग होना होगा, तो किसको बुलाएंगे, सारे लड़के लोग आ जाओ, है ना। और भाई सबने लाइन खींच दिया, ठीक है, उस कैल्शियम ऑक्साइड को हाथ में पकड़ के सब लाइन खींच रहे हैं। अब हाथों से थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर तो आएगा ही, और नेक्स्ट डे नोटिस कर रहे हैं कि जो फिंगर टिप्स है या फिर हमारे पाम है, उस पर थोड़ी सी स्किन रप्चर हो चुकी है। वो रप्चर माइन्यूट सा रप्चर होता है, पर वो किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है, इसकी वजह से हमारा स्किन थोड़ी सी क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। अब देखो बेटा, पेंट करने वाले जो लेबर हैं, ठीक है, जो पेंट करते हैं दीवार पे, तो वो क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, पर जिस टाइम पे वो मिक्स कर रहे हैं, है ना, अब हम तो छोटे, हमें पता ही नहीं उस समय क्या हो रहा है, तो वो नोटिस कर रहे हैं कि बाकी सारा पेंट तो बाल्टी में, प्लास्टिक की बकेट में ही डिजोल्व कर रहे हैं, बट जब बात आ रही थी कैल्शियम ऑक्साइड की, जो इनिशियली वॉल पे पेंट किया जाता है, तो उस टाइम पे वो लोग क्या कर रहे हैं, मेटल का बर्तन यूज कर रहे हैं, टिन के कंटेनर में उसको मिक्स कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसमें हीट इवॉल्व होगा, और हाथ से नहीं कर रहे हैं, एक स्टिक से उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व होता जा रहा है, और उस हीट इवॉल्व से बचने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उसको स्टिक से डिसॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड, अब देखो, जो आदमी उसको लेकर के आ रहा था अपने बैग पे रख के, पूरे बैग को कैल्शियम ऑक्साइड के, उसने पहले पॉलिथीन का कवर लगाया। क्यों लगाया पॉलिथीन का कवर, अब देखो पॉलिथीन का कवर नहीं लगाता तो बॉडी से स्वेट निकलता, है ना, बहुत ऑब्वियस है, और स्वेट में वाटर तो होता ही है। अब वाटर जाएगा, रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे बर्निंग हो जाएगी, तो उनके बैक पे क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या करा, एक कवरिंग कर दी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इतने पे नहीं थमा, पहले दिन जो दीवार पे पेंट था वो तो हल्का हल्का सा था, व्हाइट इतना ज्यादा ब्राइट व्हाइट हो नहीं रखा था, पर आफ्टर 2-3 डेज वो दीवार का पेंट एकदम ब्राइट व्हाइट चमकने लग गया। एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन को पूछ देता है ना, हिंदी नहीं बट इंग्लिश में बोलेगा सेम, कि एक वॉल पे पेंट किया तो आफ्टर 2-3 डेज क्यों उसका जो ब्राइटनेस थी, जो व्हाइट कलर था, वो इतना ज्यादा आ गया, ठीक है। अब देखो इसी रिएक्शन को समझो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल टॉइस, ठीक है, जब ये कंबाइन हुआ किसके साथ, CO2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये है प्रेसिपिटेट का साइन, डाउनवर्ड एरो, ठीक है।
प्लस साथ साथ और हमारे पास कौन आ जाएगा, H2O सेपरेट हो जाएगा। अब बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक वाटर की तरह ही दिखेगा हमें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपके लिए होगा यहाँ पे रखा हुआ है ना, चलो ये है हमारे पास, हमने इस वाटर में क्या मिलाया, कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व किया था, है ना, और फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट कर लिया। तो ये अभी दिख तो एकदम क्लियर वाटर है, पर ये एक्चुअली H2O नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बना हुआ है, एकदम वाटर की तरह है ना। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 पास किया। अब CO2 पास किया तो CO2 तो हम कैसे भी पास कर सकते हैं, देखो CO2, अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेशन से भी रिलेट करना है। रेस्पिरेशन कैसे, जब हम रेस्पायर कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे हैं और रिलीज कौन सी गैस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, है ना। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट भी तो कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका टेस्ट कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पे एक पाइप है, इस पाइप से क्या करते हैं, इसके अंदर CO2 को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो कलर चेंज होने लग गया। अब ये कलर चेंज नहीं हुआ, इसके अंदर क्या हुआ है बेटा, छोटे छोटे, इसके अंदर छोटे छोटे क्या बन चुके हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल बनने शुरू हो चुके हैं, है ना, प्रेसिपिटेट बनना शुरू हो गया है। आपके लिए एक टेस्ट ट्यूब में पहले से इसको प्रिपेयर करके रखा था दोबारा से, है ना। ये देखो, ये बाद में जब सेटल डाउन हो जाएगा तो ये देखो नीचे दिख रहा है इनसॉल्युबल से सब्सटेंस। अगर मैं टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करता हूँ, ये आपको क्लियर कट दिखाई देगा। ये देखो नीचे की तरफ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रखा है, सेपरेट आउट हो रखा है। ये क्या है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसके अंदर भी क्या है, छोटे छोटे प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है। बोला था ना, एक रिएक्शन को सिर्फ एक रिएक्शन तक नहीं रखना है, जितना मैक्सिमम हम कवर कर पाएंगे सारा कवर करते हुए चलना है ना। प्रिपेयर रहना है अपने एग्जाम के लिए कि भाई पूछ लो, जैसा मर्जी सवाल पूछना है, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है। अब तुम्हारी बारी है, तुम सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। अब देखो बेटा ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन, अब एक तो क्या हो गया, CO2 यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बना और H2O अलग हो गया, है ना। तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में ये जो नीचे सेटल डाउन हो रखा है, जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो रखा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है और रिमेनिंग हमारे पास अब वाटर अलग हो चुका है, ठीक है। चलो, तो अब ये इस रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन से PPT रिएक्शन, और दूसरा साथ ही साथ CO2 का टेस्ट भी, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। टेस्ट, टेस्ट किसे कहते हैं, जैसे हम कोई गैस हमारे पास इवॉल्व हुई है, तो उस गैस को चेक करना है कि वो गैस कैसी है, क्या एविडेंस हम दे सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एविडेंस ये है कि अगर इसे स्लेक्ड लाइम से, है ना, अगर इसे स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया जाएगा तो ये क्या बना देगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CO2 का टेस्ट भी हो गया, ठीक है। अब क्या करना है तुम लोग को कि भाई अपनी कॉपी का जो इंडेक्स वाला पोर्शन होता है ना, इंडेक्स वाला पोर्शन, आप लोग की कॉपी के जो इंडेक्स वाला पोर्शन होता है, उस इंडेक्स वाले पोर्शन में आपको सबसे ऊपर पे क्या लिख देना है, टेस्ट, है ना। इंडेक्स से भी, इंडेक्स पे जिसकी जगह है वो लिखो, अदरवाइज इंडेक्स के पहले जो व्हाइट कलर का कवर होता है वहीं पे लिख डालो। टेस्ट सारे एक तरफ पे लिखो, क्योंकि टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक एक दो मार्क्स के टेस्ट आने हैं और एक एक दो से ही हम 80 तक पहुंचेंगे। इवन 79 तक भी नहीं, 80 तक पहुंचना है पूरा, 80 आउट ऑफ 80। अब टेस्ट में देखो, पहला टेस्ट आ जाता है हमारे पास, अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का लिखा तो CO2 का टेस्ट लिख देना कि CO2 कैसे चेक किया जाता है, ठीक है। व्हेन CO2 is passed through lime water, it produces white, it produces calcium carbonate CaCO3 एंड ब्रैकेट में लिख दो व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है यहाँ बालक, ठीक है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब देखो बेटा एक और टेस्ट आप एक इसके साथ ही लिख लेना, हाइड्रोजन गैस, है ना। अच्छा बताया था ना, मेटल एसिड में जब भी मेटल डिप करा जाएगा तो उसमें गैस कौन सी इवॉल्व होगी,
हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, यस वेरी गुड, है ना। मेटल में जब भी एसिड में जब भी हम मेटल को डिप करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है बेटा, इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड ऑन बर्निंग। जब उसे बर्न किया जाएगा तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। चलो अभी सारा सामान है यहाँ पे, तो आप लोग को दिखा भी देते हैं इसको करके, ठीक है। वेयर इज दैट एसिड, तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट तब तक आप लोग नोट डाउन करो, है ना। H2 का टेस्ट क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ पॉप साउंड ऑन बर्निंग, ठीक है। जब भी इसे जलाया जाएगा या फिर बर्निंग कैंडल के पास से ले जाया जाएगा तो ये कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है बेटा। चलो इसको नोट डाउन करो तब तक। चलो अब इसी रिएक्शन को देखो, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन तो नहीं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट मेजर रोल प्ले कर जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट समझ लेंगे इसको। अब देखो बेटा हमारे पास यहां पर मेटल है और मेटल हमने लिया मैग्नीशियम, और इस जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड क्या है हमारे पास, डाइल्यूट HCl है। क्या है, डाइल्यूट HCl, यस। तो HCl में इस मैग्नीशियम को हम डिप करते, ठीक है। देखो कैसे रिएक्ट हो रहा है, मैग्नीशियम पूरा डिसॉल्व होने लग गया इसमें, और इसमें गैस रिलीज हो रही है ना। चेक करते हैं वो गैस कौन सी है। अब ध्यान से साउंड को सुनना, दैट इज अ पॉप साउंड, है ना। तो कितना तेज बर्निंग का साउंड आया, ठीक है, पॉप साउंड क्रिएट हुआ। तो ये किसका साउंड था, हाइड्रोजन गैस जो इसके अंदर इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो हाइड्रोजन गैस इसके अंदर इवॉल्व हो रही है उसका साउंड था ये। तो हाइड्रोजन का टेस्ट क्या हो गया, जैसे ही हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है इट विल प्रोड्यूस अ, और उसे बर्न किया जाएगा, इट विल प्रोड्यूस अ पॉप साउंड, ठीक है। हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन देखो कितना एफिशिएंट फ्यूल है, बर्निंग भी होती है हाइड्रोजन की, है ना। कितना एफिशिएंट फ्यूल है, एकदम तेजी से बर्न हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन की बर्निंग, यहाँ पे फ्लेम का कलर भी नहीं दिखा, क्यों, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्यूल है हमारे पास, ठीक। अब इसको टच करेंगे ना, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो गया, यानी मेटल जब भी एसिड में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो शाबाश, वेरी गुड बेटा। चलो इस रिएक्शन को एक बार नोट डाउन भी कर लेते हैं, है ना। यहां पर हुआ क्या, अब हमारे पास हाइड्रोजन का हमने टेस्ट कैसे किया कि मैग्नीशियम रिबन को हमने मैग्नीशियम के पीस को हमने किस में डाल दिया, HCl में डाल दिया। अब मैग्नीशियम एज बीइंग मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और MgCl2 बना लिया। क्या बना लिया, MgCl2 प्लस, यहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, है ना। बैलेंसिंग भी करो, बैलेंसिंग सीखी है तो। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई है, तो मेटल जब भी एसिड में जाएगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। जिस केस में नहीं बन रहा है उसका क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में आएगा। किसी किसी केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो जहां पर हाइड्रोजन गैस बन रहा है तो वो रिएक्शन, सबसे मेजर यही चीज ध्यान रखना कि मेटल और एसिड के बीच में है, ठीक है। चलो मेटल और एसिड रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है, एक पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। अब आओ अपने वापस किस पे, कैल्शियम कार्बोनेट पे। अब बेटा यहाँ पे होता क्या है, इसके बाद एक स्टोरी और आती है ना। अब जो हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हमने सेपरेट करा, जैसे ये प्रोडक्ट बन चुका है। अब इस प्रोडक्ट को हमने फिल्टर पेपर से सेपरेट किया, इस प्रोडक्ट को क्या करा, फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट हमने कर लिया, ठीक है। इस प्रोडक्ट को जैसे ही हमने फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट किया तो जो कैल्शियम वाटर है, तो वाटर तो नीचे डिप डाउन हो जाएगा और यहां पर कौन रह जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि प्रेसिपिटेट है, वाटर में तो डिसॉल्व हुआ ही नहीं, शाबाश, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब इसको अगर मैं हीट करूंगा, इसको हीट सप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां पर से रिलीज हो जाएगी और यहां पर क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बचेगा। देखो कैल्शियम ऑक्साइड यहां पे आया, कैल्शियम ऑक्साइड से शुरू हुए थे, कैल्शियम ऑक्साइड पे ही आ गए। अब देखो कैल्शियम की स्टोरी देखो कितना बढ़िया बोला था, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मेटालिक ऑक्साइड बना। फिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन का भी एग्जांपल हो गया, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी टेस्ट हो गया। अब ये किसका एग्जांपल है, देखो हीट यहां पे दिया है, यानी सप्लाई किया था, और सप्लाई करना मतलब
एंडोथर्मिक, है ना, इस रिएक्शन के अंदर हीट को सप्लाई किया तो कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक, शाबाश, है ना। अब सर आप कह रहे थे बीच में कि एक स्टोरी और होती है, वो ये वाली है बेटा, देखो कि अगर यहां पर जो हमारे पास प्रोडक्ट बना था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, है ना, और मैं रुका नहीं, लगातार उसमें CO2 को पास करते गया, अभी हम क्या हो गए, एक लेवल के बाद रुक गए कि ठीक इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, और उसके बाद हम लोग क्या हो गए थे, रुक गए थे कि व्हाइट प्रेसिपिटेट जब बन चुका है तो इसको यहीं पे रोक दो, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है इसके अंदर, इसको यहीं पे रोक दो। बट इफ इन केस हम रुकते नहीं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अचानक से थोड़ी देर में गायब हो जाता, है ना। गायब कैसे हो जाता, देखो ऐसे, प्लस CO2 एक्स्ट्रा, एक्सेस ऑफ CO2 दिए जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाता, CaHCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बन जाता, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या है बेटा, वाटर सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुला रहेगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना, क्या बन जाएगा ये, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये वाली रिएक्शन बहुत रेयरली पूछी गई है ना, बट हमें क्या मतलब, रेयरली पूछी गई हो चाहे मैक्सिमम पूछी गई हो, हम तो इस तैयारी के साथ जाएंगे कि पेपर सेट करो, जितना हार्ड सेट कर सकते हो, आंसर देना हमारा काम है ना। चलो, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना यहाँ पे, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे बोलते हैं। चलिए ठीक है, अब इस रिएक्शंस को लिखना है, नोट डाउन करना है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नोट डाउन करते रहना। चलो, इन टेस्ट को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और फिर नोट डाउन करते रहना। चलो वापस आ जाओ अपने टॉपिक पे। अब बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, है ना, कोयला जलता है, हाँ बेटा बहुत बढ़िया जलता है ना। तो शाम को अंगीठी पे मोमो खा रहे हो, तंदूरी मोमो काहे के खा रहे हो, है ना, जो ये बारबेक्यू नेशन में ग्रिल व्रिल वाला खाना खा रहे हो, कहां से, अरे कोयले का तो जलना है, उसमें जो फ्लेवर आ रहा है, स्मोकी फ्लेवर, कार्बन के जलने की वजह से ही तो आ रहा है। अच्छा चलो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है खाना पीना, क्या इंपॉर्टेंट है, कार्बन, है ना। तो कार्बन कैसे बर्न हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और CO2 बना रहा है, क्या बना रहा है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं बेटा, साथ साथ और कौन आ रहा है, हीट भी तो आता है, डेल्टा, बिना इस हीट के काम थोड़ी चलेगा। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी था, तो मतलब हीट तो इवॉल्व हो गया, बाय डिफॉल्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, हीट इवॉल्व होने का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे बनेगा वाटर, अरे अभी बनाया था, कहां पे, देखो ये बाकी तो नीचे तो एसिड है, पर ये जो ड्रॉपलेट दिख रही है ना तुमको साइड में, ये क्या है, H2O की ड्रॉपलेट है, H2O कैसे बना ये H2O, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा था, हमने बस एक बार इग्नाइट कराया और इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, और इस टाइम पे ये बर्न हुआ, इसने तेजी से हीट को इवॉल्व किया, और हीट को इवॉल्व करते ही यहां पर एक और चीज बना, H2O, वाटर के मॉलिक्यूल बन चुके हैं। तो देखो तीनों ही रिएक्शन सारे एग्जाम्पल के साथ समझ लिए, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का भी है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी है, ठीक है, समझ में आया, चलो शाबाश। अब बर्निंग ऑफ कोल से बेटा एक चीज को ध्यान रखना, कोयले को बर्न करने में, है ना, जो कोल होता है, कोल को बर्न करने में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती है, बहुत सारी अदर गैसेस निकलती हैं, ठीक है, इसीलिए तो कोयले का फ्यूल बंद किया, है ना, वरना कोयला कितना बढ़िया फ्यूल था, है ना, मूवी देखा है वो गदर मूवी, ट्रेन दौड़ाता है कोयला कोयला डाल के, है ना, तो कोयला क्या है, बहुत बढ़िया फ्यूल था, पुरानी वाली टाइम पे जो गाड़ियां थी वो सब कोल वोल, सब पूरा मशीन कोल पे ही चल रहा था, है ना। तो कोल पे क्यों चल रहा था, बहुत बढ़िया एफिशिएंट फ्यूल आ रहा था हमारे पास, और उसके बाद पेट्रोल आया, तो पेट्रोल ने क्या करा कि ज्यादा एफिशिएंसी देना शुरू कर दिया, लेकिन जो कोल है इसके साथ और जो गैसेस निकल रही थी, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2, ये गैसेस एनवायरमेंट को हार्म करती है। देख लो अगले नेक्स्ट जो चैप्टर आएंगे हमारे लास्ट में, इन चैप्टर में भी इसका यूज आएगा, किसका, कि कोयले को बर्न करने में कौन कौन सी गैसेस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर भी कम डेंजरस है एज कंपेयर टू सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, ये गैसेस बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, अब 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट भी याद कर लो यहीं से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा खतरनाक है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 ज्यादा हार्मफुल होता है कि CO ज्यादा हार्मफुल होता है, बताओ तो जरा फटाफट, 9th क्लास में टॉपिक का, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हार्मफुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है ना, जो हमारे रेड ब्लड सेल है उसके साथ कंबाइन होकर के क्या बना देता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बना देता है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, और इसका जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, इस जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी जो एफिनिटी है किसके साथ, रेड ब्लड सेल के साथ, वो ज्यादा है ना, हमारे बेकार चीजें अच्छी ही तो ज्यादा लगती है ना।
और पढ़ाई करने को बोलोगे तुरंत नींद आ जाएगा, मोबाइल चलाने इंस्टाग्राम रील देखने को बोलोगे भाई नींद ही नहीं आएगा। क्यों? एफिनिटी ज्यादा है उसकी तरफ। ऐसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी है, बोला भाई ये ज्यादा डेंजरस है पर इसके साथ बॉन्ड अच्छा है ना। अब इस पे गाड़ी बैठा, इस पे कार्बन मोनोऑक्साइड बैठ गया रेड ब्लड सेल पे, तो उसको छोड़ेगा नहीं, है ना। इसीलिए सवाल बनता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला के क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि बेटा अंगीठी मतलब वो जो पुराने जमाने का हीटर होता है कोयले वाला, तो उससे क्या होता है हीट तो मिलता रहेगा, पर अगर वो रूम लॉक है तो एक टाइम के बाद उसमें ऑक्सीजन कम होने लग जाएगा, और ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बनने की वजह से वो जो आदमी है वो सोया का सोया ही रह जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो ये था कॉम्बिनेशन। तो एक बार फटाक से रिवाइज करो, कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, है ना। चलो बोर्ड का एक सवाल याद आया, कौन सा सवाल है? अब ये सवाल देखो कैसे पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड। बोला रस्टिंग, रस्टिंग, जंग लगना, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन, रस्टिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एंडो और एक्सोथर्मिक। तो खुद से बताओ रस्टिंग किसका एग्जाम्पल होगा, एंडो या एक्सो? अच्छा, जंग लगते हुए कभी देखा है कि हीट इवॉल्व हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है? पता ही नहीं चलेगा, बहुत स्लो प्रोसेस है ना। तो हीट बन भी रही होगा तो स्लोली होगा, एब्जॉर्ब भी हो रहा होगा तो स्लोली होगा। अब पता कैसे लगाएं? बोला लॉजिक, कौन सा लॉजिक? कॉम्बिनेशन है कि डिकम्पोजिशन है? देखो रस्टिंग में क्या होता है, Fe प्लस O2 प्लस H2O, क्या बन रहा है? Fe2O3 डॉट XH2O, दिस इज अवर रस्ट, रेड कलर का फ्लेकी सब्सटेंस। अब ये कॉम्बिनेशन था कि नहीं था? तो अगर ये कॉम्बिनेशन था तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। या शाबाश, चटक तो हो गए हो तुम लोग, है अब तो जवाब देने लगे हो, है ना। तो ये क्या हो गया, रस्टिंग क्या है? एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, हीट इवॉल्व होगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब एक्सोथर्मिक। चलो शाबाश। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन खुद में ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर और सब 3 टॉपिक हैं। इतने सारे टॉपिक हो रहे हैं पर मजा भी तो आ रहा है पढ़ने में, है ना। इजी है कि नहीं है? अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं? वो रिएक्शन नाम से समझ लो यार, इतना कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। डिकम्पोजिशन बोले तो डिकम्पोज होना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन टूट जाना, है ना। शीशा हो या दिल हो टूट ही जाता है ना। अरे नहीं रे बालक, अभी कहां से टूटेगा, 10वीं क्लास में है तो अभी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है, किसमें? इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, सिंपलर, राइट डाउन, है ना। जब भी नोट डाउन करोगे यहां पे सिंपलर लिख लेना, सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होना, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस, है ना। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स से सिंपल सिंपल में ब्रेक डाउन हो जाना। अब इसका जो जनरल इक्वेशन है कि वो ए बी था, बाद में सेपरेट आउट होके ए और बी बन गया, है ना। पढ़ा भी डिकम्पोजिशन? हाँ, कहां पढ़ा था? ये तो पढ़ा था भाई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब हमने हीट सप्लाई किया था, हीट सप्लाई एंडो, है ना, हीट सप्लाई किया तो क्या बन गया? CaO, है ना। क्या बन गया था हमारे पास? CaO प्लस H2, सॉरी H2 नहीं रे, CO2 बालक, है ना। क्या बन गया था? CO2। तो सिंपलर सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स से थोड़ा सिंपल में ब्रेक डाउन हुआ और यहां पे हीट सप्लाई करना पड़ा, तो ये एंडोथर्मिक भी है। तो डिकम्पोजिशन यानी टूटा जा रहा है तो तोड़ने के लिए क्या दिया जाता है? हीट सप्लाई किया जाता है। बोला 2 लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है तो हीट एनवायरमेंट में निकलेगी, भाई यार उसकी दोस्ती सही है यार बहुत, है ना। अंदर जल भुन रहा है, अरे एनवायरमेंट में निकल रहा है हीट, और भाई साहब तोड़ना हुआ दोस्ती, डिकम्पोज करना हुआ, है ना। 2 लोग का बॉन्ड अच्छा है, भाई तेरे बारे में ऐसा बोला, ऐसा बोला है भाई, ये उससे, अरे डिकम्पोजिशन बोला, ऐसा बोला मेरे बारे में, फटाक से बॉन्ड ब्रेक। अरे यही तो लाइफ में भी ऐसा ही है, यहां पे भी ऐसा ही है। डिकम्पोजिशन ब्रेक डाउन होना, यानी एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगा तो ही ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल एनर्जी का भी तो अलग अलग टाइप है, एक्सटर्नल एनर्जी के अलग अलग सोर्सेज है। कैसे? देखो, एक हमने हीट से दिया कि बाहर के एनवायरमेंट से हीट सप्लाई कर दिया। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी तो क्या है? एनर्जी ही है। लाइट, लाइट भी एनर्जी है। तो हमको ये 3 टाइप पढ़ने डिकम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। देखो हीट वाला तो एक एग्जांपल हमारे पास रेडी है, क्लियर कट। चलो नेक्स्ट आते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, हीट की वजह से डिकम्पोज होना, यानी कि हीट सप्लाई करेंगे तब जो कंपाउंड होंगे वो सेपरेट आउट होने लग जाएंगे, है ना, डिकम्पोज होने लग जाएंगे। चलो अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती कौन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक कंपाउंड स्प्लिट होता है 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में।
अब आएगा थर्मल डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन उन रिएक्शन को कहा जाता है जिन रिएक्शन में एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में बाय द एक्शन ऑफ हीट। इतना सा बाद में फिल इन द ब्लैंक्स तरह ऐड ऑन करना है कि बाय द एक्शन ऑफ हीट। हीट की वजह से जो चीज डिकम्पोज होगा उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? वेरी गुड, है ना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल जो सबसे सिंपल वाला है पहले वो देखते हैं, ना। CaCO3 जो हम पढ़ चुके हैं बार बार, है ना। तो ऐसी चीज याद करो कि जो हम इजीली समझ भी पाए और याद भी हो जाए। CaO प्लस CO2 ये हमारे पास बना था, है ना। तो यहां पर हीट सप्लाई किया, यहां पर हीट क्या हुआ? सप्लाई हुआ। अब बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस है जिनको हमें लर्न करना पड़ेगा, पर कुछ रूट रिएक्शंस मैं आपको दे दे रहा हूं। इन रिएक्शन की तरह बाकी सब है। अब FeSO4 है, FeSO4 को जब हमने हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा Fe2O3। Fe2O3 क्या है? अरे कुछ नहीं, आयरन ऑक्साइड है। और यहाँ पे SO2 और SO3 गैस प्रोड्यूस होगी, SO2 और SO3 गैस प्रोड्यूस होगी, और इसमें एक सल्फर की एक बर्न सल्फर की स्मेल हमारे पास आएगी, क्योंकि SO2 और SO3 गैस क्या हो रहा है? यहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एनवायरमेंट में आकर के या फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा। अब आता है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट बेटा, नाइट्रेट वाले जितने भी डिकम्पोजिशन होंगे मैक्सिमम सब में एक ही जैसा प्रोडक्ट बना देना। अगर लेड नाइट्रेट है तो ये हो जाएगा, है ना। पोटेशियम नाइट्रेट है तो कुछ और सेम, यहाँ पे पोटेशियम आ जाएगा। कॉपर नाइट्रेट होगा तो यहाँ पे कॉपर आ जाएगा। जो भी जिस भी चीज का नाइट्रेट होगा इसी रिएक्शन को, इस रूट रिएक्शन को फॉलो करना और आपके पास आंसर क्लियर हो जाएगा। देखो लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो PbO बना। PbO क्या होता है बेटा? इंपॉर्टेंट है, येलो पीपीटी, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट है हमारे पास, येलो कलर का प्रेसिपिटेट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास NO2। NO2 गैस कौन सी होती है बेटा? ब्राउन फ्यूम। अगेन NO2 गैस का भी टेस्ट, एक टेस्ट और आ गया। देखो दो टेस्ट हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। NO2 गैस कैसे बनती है? अगर कहीं पे कोई गैस रिलीज हो रही है और ब्राउन कलर की फ्यूम बनी हुई है तो कौन सी गैस है? NO2, शाबाश। और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो डिकम्पोज हुआ ना, टू और मोर सब्सटेंस में, दो या दो से ज्यादा में ब्रेकडाउन हुआ, सिंपल सब्सटेंस में ब्रेकडाउन हो गया। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन कौन हो गया? जहां पर डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हुआ? हीट की वजह से। शाबाश, है ना। देखो ये रहा हमारे पास लेड नाइट्रेट, और इसको जब हमने हीट किया तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमारे पास, प्रेसिपिटेट तो नहीं बोलेंगे, उस रिएक्शन में रेसिड्यू रह जाएगा, है ना। और रेसिड्यू रहने का मतलब लेड ऑक्साइड PbO, और ये PbO का कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। समझ गए? और ये जो फ्यूम्स आ रहे हैं ये हमारे पास ब्राउन फ्यूम्स हैं। ये कौन है? ब्राउन फ्यूम्स। और ये ब्राउन फ्यूम्स किसकी है बेटा? किसकी है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। किसकी है ब्राउन फ्यूम्स? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। शाबाश। चलो अब आ गया भाई थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बहुत इजी टॉपिक है, और इससे भी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन आता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है, पर बहुत आसान है आंसर करना। एक चीज को समझ लेना, बस पूरा डायग्राम, बस एक डायग्राम समझना है, और दूसरा एक की एलिमेंट बोल रहा हूं याद करने को, उसको याद कर लो कि भाई हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे रिलीज होगा। हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होगा? कैथोड पे। अभी बाकी चीजें समझ लेना, बस इतना सा याद कर ले, एक पॉइंट याद कर ले बच्चा, पेपर में सारे नंबर। कौन सा? हाइड्रोजन गैस कैथोड पे। अरे केवल इसको याद करने से बाकी भी याद करना है, इस टॉपिक के लिए बता रहा हूं। इस टॉपिक पे क्या याद करना है कि हाइड्रोजन गैस कहां रिलीज होता है? कैथोड पे। बस इलेक्ट्रोलाइसिस जब जब आएगा और हाइड्रोजन गैस की बात कर दी तो चुपचाप से आंख बंद करके कैथोड लिख देना, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन में होना क्या है। इस रिएक्शन का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है कि भाई यहां पे एक बीकर रखा हुआ है, इसके अंदर दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, और इन टेस्ट ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड कुछ नहीं होता, ग्रेफाइट की रॉड होती है ना। ग्रेफाइट क्या होता है? एक नॉन मेटल है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखता है और रिएक्टिव बहुत कम है। तो इसी वजह से इसका यूज करते हैं कि भाई तुम रिएक्ट मत होना और तुम इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते रहना। अब यहां पर क्या होता है? इसके अंदर वाटर फिल किया जाएगा, और टेस्ट ट्यूब के अंदर पूरा कंप्लीटली वाटर ऊपर तक फिल रहेगा, यहां तक वाटर फिल रहेगा। पर थोड़ी देर बाद एक चीज ऑब्जर्व होगी कि एक वाली जगह में ये जो गैस है, गैस बनते बनते इसने वाटर को प्रेस किया नीचे की तरफ और इतनी ज्यादा गैस ऊपर बन चुकी है, और दूसरे वाले में केवल इतना ही गैस बनेगा। तो देखो कंपैरेटिवली एक जगह पे डबल हो रहा है, एक जगह पे हाफ ही गैस रिलीज हुआ है, नीचे वाटर पूरा, ठीक है।
अब इसी के बेसिस पे समझेंगे सब। क्या बोला था, कैथोड पे हाइड्रोजन, तो ये वाला टर्म नेगेटिव होगा और ये वाली गैस हाइड्रोजन हो जाएगी क्योंकि कैथोड पे हाइड्रोजन। एनोड पे बेटा ऑक्सीजन, ये कौन सा हो गया, एनोड, है ना। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब ये डायग्राम तो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब देखो कैसे याद करें कि सर कैथोड एनोड नहीं हो रहा याद, अरे बेटा ए से अच्छा, ए से एनोड और सी से नहीं, बाकी नहीं बोलना, सी से नेगेटिव याद कर लो, है ना। तो ये हो गया हमारे पास एनोड और ये हो गया हमारे पास कैथोड। एनोड और कैथोड, अबे यार उल्टा बहुत सोचते हो तुम, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड यानी कि अच्छा, अच्छा यानी पॉजिटिव, और सी से नेगेटिव वाला याद कर लो बस। अच्छा ऐसे एनोड याद हो गया, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट याद हो जाना चाहिए कि कैथोड वाला नेगेटिव टर्मिनल है। कैथोड वाला नेगेटिव टर्मिनल है तो एक की एलिमेंट याद करने को कहा था कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। एक और चीज समझ में आ गई कि हाइड्रोजन यहाँ पे सर ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ क्यों हो रहा है, चलो आओ उसको समझते हैं। अब देखो बेटा जब H2O था तो इस H2O का ब्रेकडाउन हुआ, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेकडाउन हुआ तो H2 प्लस O2 में ये रिलीज हुआ है, बैलेंसिंग हम कर देंगे, H2 और O2 में रिलीज हो गया। अब देखो बेटा इस रिएक्शन में हुआ क्या, एक अगर H2O है तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने एटम हैं, बोलो कितने आदमी थे, दो सरदार, और यहां पर एक ही ऑक्सीजन था, है ना। तो दो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, हाइड्रोजन इंडिविजुअली क्या है, छोटा है, पर जब हाइड्रोजन के दो एटम आपस में आएंगे, ऑक्सीजन का इंडिविजुअल एक आएगा, तो कंपैरेटिव वॉल्यूम हाइड्रोजन का ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन वाला जगह पर ज्यादा गैस है और ऑक्सीजन वाले पर कम गैस है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने एटम के रेशियो पे है, 2:1 के रेशियो पे है, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन खत्म। पहला, यहां पर कौन सी गैस बनेगा, देखो आपको कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, पहले इसको नोट डाउन करो फटाफट से जरा। चलो अब इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट ही ले लो भले ही, है ना। अब पूछेगा क्या सवाल, ये एक डायग्राम बना देगा, कुछ नहीं देगा, बोलेगा भाई ये एक सेटअप है, अब बताओ यहां पर कौन क्या है, कौन क्या है ना। इसमें वाटर इतना है, इस पे वाटर इतना है, बाकी वाटर चल रहा है। अब बोलेगा ये टर्मिनल X है, ये टर्मिनल Y है, यहां पर गैस A रिलीज हुई है, यहां पर गैस B रिलीज हुई है, इतने पोर्शन पर, बाकी वाटर है, बाकी नीचे वाटर है। तो बोला A गैस कौन सी है, B गैस कौन सी है। अच्छा समझ में आया था कि हाइड्रोजन कितना बनता है, डबल, तो यहां पे कौन से गैस रहा होगा, हाइड्रोजन गैस रहा होगा। अब हाइड्रोजन गैस कहां पे इवॉल्व होता है, कैथोड पे, तो मैं इस टर्मिनल पे भी पहुंच गया, ये मेरा क्या हो गया, कैथोड। बचा क्या बेटा, ये टर्मिनल एनोड और ये वाली गैस O2, सिंपल, खत्म हो गया सवाल, है ना। तो इस चैप्टर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर। बैटरी का टर्मिनल बोलेगा तो भाई ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, सिंपल, बहुत इजी, है ना। चलो ऐसे सारे टॉपिक को इजी बनाते रहेंगे। अब देखो बेटा ये एक लिक्विड है इसके अंदर, है ना। एक कॉन्सेप्ट और जान लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है। पानी में करंट दौड़ता है, हाँ करंट बह जाता है ना, फ्लो करता है पानी में भी, है ना। वो गोलमाल मूवी देखा था, वो जो ऐसा वाला होता है गोलमाल मूवी में, देखो जाना पड़ेगा, और फिर उसको कैसे पानी में झटके लगते हैं, है ना। तो बेटा उसको पानी में झटका इसलिए लगा क्योंकि वो नॉर्मल वाटर था। अगर वो डिस्टिल्ड वाटर होता, डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, एक पीले रंग की ढक्कन वाली बोतल आती है आपके घर में, जो इन्वर्टर में पानी डाला जाता है, वो डिस्टिल्ड वाटर है। तो अगर डिस्टिल्ड वाटर में आप करंट डाल दो और हाथ लगा दो, करना मत घर में, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से करंट वरेंट लग गया, नाम आ जाएगा। अब देखो डिस्टिल्ड वाटर में करंट लगा दिया और डिस्टिल्ड वाटर में हम छुएंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्टिविटी बिल्कुल ना के बराबर है। तो डिस्टिल्ड वाटर को कंडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, या तो इसमें हम NaCl नमक डाल दें, है ना, या फिर हम HCl कोई भी एसिड डाल दोगे तो चल जाएगा काम। तो अब सवाल क्या पूछा गया था, मेरा टॉपिक यही है, बोला उसने कि ग्लूकोज और HCl किसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, चुपचाप से बोलना है HCl। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज क्या है बेटा, एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन वाटर में पूरी तरह से डिसएसोसिएट नहीं होते,
पानी में जाके आयंस लिबरेट नहीं करेंगे, पर HCl क्या हो जाता है, लिबरेट कर देगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, कभी कभी जब हम स्टीम लेते हैं ना, एक वो आता है सर्दियों में जब जुकाम उखाम लग जाए तो हम स्टीम लेते हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि साफ पानी लेके और फिल्टर का पानी भर लेते हैं, तो वो बॉईल होने में समय ज्यादा लगाता है, उससे भाप बनने में टाइम ज्यादा लगता है। तो अगली बार कभी ऐसा हो ना, उसमें एक चुटकी नमक डाल देना, फिर देखना तुम्हारा वो वेपर कितनी जल्दी फॉर्म होगा, है ना। क्यों? अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो अब मुझे नहीं लगता इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ने वाले हो, है ना। छोड़ना भी क्यों है भाई, है ना। चलो, H2O से क्या बना, H2 और O2 गैस, और यहां पर हीट अंदर आई, एनर्जी अंदर आई थी। एनर्जी किस फॉर्म में आई थी, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आई थी। ठीक है, और डबल वॉल्यूम क्यों था, क्योंकि H2 और O2 जो बना वो किस रेशियो में बना, 2:1 के रेशियो में। 2:1 के रेशियो में 2 H2 1 O2, है ना, 2:1 के रेशियो में। सिंगल एटम पे देखना है तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है डिकम्पोजिशन बाय लाइट। तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। अब बात करते हैं हम फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक, फोटो वर्ड जहां आ गया है ना, फोटो खींचने वाला नहीं रे, कलर या लाइट से रिलेट करना है। किससे, कलर या लाइट से। ठीक है, तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कौन से डिकम्पोजिशन होते हैं, जब डिकम्पोजिशन बाय द एक्शन ऑफ लाइट होगा, बाय द एक्शन ऑफ लाइट, है ना। देखो कितना इजी टॉपिक है, बाय द एक्शन ऑफ लाइट। अब देखो सिल्वर क्लोराइड को जब एयर में एक्सपोज रखेंगे तो वो सनलाइट, मतलब एयर में बोलो, लाइट पे, सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो उसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है ना। एनसीईआरटी में चित्र बना हुआ है, कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड पे छोटा सा बना हुआ है, तो इसको देख लेना एक बार। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सिल्वर का क्या था, एजीसीएल को जैसे ही सनलाइट मिला तो इसको एनर्जी मिल गया, एनर्जी सराउंडिंग से आया, सराउंडिंग से कैसे, लाइट की फॉर्म में एनर्जी आया, और लाइट की फॉर्म में एनर्जी आने का मतलब क्या था, ये स्प्लिट हो जाएगा, है ना। और स्प्लिट होने का मतलब ये देखो Ag प्लस Cl2, क्लोरीन गैस बन गया यहाँ पे, क्लोरीन गैस। अब देखो सवाल ऐसे नहीं पूछेगा, देखो पढ़ाना तो देखो ऐसे ही पढ़ाएंगे, है ना, पर हम सवाल की भी तैयारी कराएंगे। बोलेगा सवाल क्या, कि भाई एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड को हमने, अच्छा व्हाइट कलर का, हाँ एजीसीएल, एक व्हाइट कलर का कंपाउंड आप लोग को दिया और उसे धूप में रखा, और थोड़ी देर बाद उसमें एक कंपाउंड बन गया, उसमें कोई एक एलिमेंट बना, कंपाउंड बना नहीं बोलेगा, उसमें एक सब्सटेंस एक्स बना, एक गैस वाई बनी, और जो वाई गैस थी उसका स्मेल कुछ कुछ ऐसा था, जब हम स्विमिंग पूल के पास से गुजरते हैं वैसा आता है। अब स्विमिंग पूल के पास से गुजर रहे हैं तो कौन सा स्मेल आ रहा है, और क्लोरीन गैस का स्मेल आता है ना, क्योंकि क्लोरीन गैस क्या होता है, पूल में डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो क्या था, एजी वहां पे बना, सिल्वर वहां पे बना, और क्लोरीन गैस वहां पे रिलीज हुआ। क्या हुआ, क्लोरीन गैस। देखो वो कान ऐसे नहीं पकड़ेगा आपका, इधर से घुमा के पकड़वाएगा, ऐसे पकड़ो कान, है ना, पर हमें तो पता है आंसर कैसे देना है। तो अब सवाल ये आने वाला है, कौन सा, वाई सिल्वर salts, why silver salts are kept in dark colored bottle, dark colored bottle, डार्क कलर की बोतल में क्यों रखते हैं सिल्वर के सॉल्ट को, है, अरे डार्क कलर, देखो केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो मैक्सिमम एलिमेंट कैसे होते हैं, वो कांच की शीशी में रखे हुए हैं, ट्रांसपेरेंट, लेकिन कुछ कुछ ऐसा है कि काली काली शीशी में रखा है, क्यों, ज्यादा खतरनाक है वो, अरे नहीं, क्योंकि उसे सनलाइट से बचा देना है। बोला हम ब्लैक कवर कर देंगे, लाइट ही तुम्हारे पास अंदर नहीं आएगा, तो लाइट अंदर क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि अगर लाइट अंदर आ गया तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, है ना, डिकम्पोज होकर सिल्वर अलग हो जाएगा, और बाकी जो भी गैस उससे रिलीज होगा वो हो जाएगा। देखो सिल्वर के जितने भी सॉल्ट हैं, मैक्सिमम पे इक्वेशन, मैक्सिमम क्वेश्चंस पे हमको सिर्फ एक ही आंसर पे ध्यान देना है कि डिकम्पोजिशन बाय लाइट, है ना, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे अंडरगो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, बिकॉज दे अंडरगो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसलिए उसको बचाने के लिए हम डार्क कलर बोतल में रखते हैं। अब इसका यूज कहां होता है बेटा, इसका यूज होता था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कहां यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में कैसे यूज होता था, पुराने जमाने में ना इतना बड़ा कैमरा हुआ करता था, वो आदमी ऐसे यूं कैमरे के अंदर ऐसे झुकते थे और ऐसे झांकते थे, और सामने एक फ्लैश लाइट रखते थे,
तो यहां से जो फ्लैश लाइट है, ये फ्लैश लाइट क्या करेगा, बहुत तेज लाइट बीम सामने भेजेगा और सामने एक पर्सन खड़ा होगा और अचानक से यहां से ये ओपनिंग होगा, पेनहोल कैमरा होता है जो, उसकी तरह ही फंक्शन करता है। तो ये ऑन होगा और यहां से लाइट अंदर एंटर होगा। तो जिस जिस जगह में ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट होगा वहां से डिकम्पोजिशन हो जाएगा ज्यादा, और जिस जिस जगह में कम होगा वहां पे कम डिकम्पोजिशन होगा, और बाद में उस पर फर्दर और केमिकल्स की हेल्प से उन फोटो को प्रिजर्व करके आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिया जाता था। तो इस रिएक्शन का, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज कहां होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता है। चलो शाबाश। अब नेक्स्ट आते हैं हम फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस, है ना, क्लास 4th 5th 6th 7th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना, किससे, बाय सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से खाना बनाते हैं। और टीचर मार्क्स काट लेती थी कब, अगर सनलाइट या क्लोरोफिल दोनों में से कोई भी एक चीज मिस कर देते थे, है ना, तो टीचर मार्क्स काट लेते थे कि ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर यहाँ पे तो डिकम्पोजिशन दिख ही नहीं रहा है कि सर डिकम्पोजिशन हो कहाँ रहा है यहाँ पे, है ना। अब डिकम्पोजिशन कहाँ है बेटा, लीफ के अंदर की बात है ना, अंदर की बात है, किसी को बताना नहीं है ये, ठीक है, ये इनसाइडर्स दे रहा हूं मैं आपको। चलो मजाक कर रहे हैं बस थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाने के लिए बोलते फालतू बातें। चलो बेटा देखो लीफ है, अब इस लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। लीफ के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। इसने क्या करना है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है। अब यही टॉपिक अगर आप यहीं पे क्लियर करते हो तो बायोलॉजी के पहले चैप्टर का फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स हमको यहीं पे याद हो जाएंगे। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या होता है बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट का एब्जॉर्ब हो जाना। दूसरा स्टेप जो होता है केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में बन जाना। केमिकल, लाइट एनर्जी किसमें बन गई, केमिकल एनर्जी में। अच्छा जादू हो गया। अब केमिकल एनर्जी क्या करेगा, ये केमिकल एनर्जी देखो, प्लांट के पास क्या था, प्लांट के पास CO2 था, H2O था। अब यहां पर ये केमिकल एनर्जी है, ये H2O को ब्रेक डाउन करेगी। क्या करेगी, H2O का ब्रेक डाउन। और किस किस में ब्रेक करेगी इसको, H2 और O2 में ब्रेक करेगी। और H2 जाकर के जुड़ जाएगा यहां पर, है ना, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, C6H12O6 प्लस O2। ये O2 गैस हमारे पास बाहर निकल के आ गई। तो ये होता है बेटा, यहां पर हो रहा है ना, ये अंदर अंदर हो रहा है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन किसका होता है, H2O का होता है ना। चलो रिडक्शन में भी पढ़ेंगे सेम इसी रिएक्शन को, रिडक्शन में भी याद करना है। तो इसीलिए ये रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी पूछी जाएगी, केमिस्ट्री में भी पूछी जाएगी, है ना। CO2 प्लस H2O गिव C6H12O6 प्लस 6O2। इसको बैलेंस करना है, ये लो बैलेंस भी हो गई, ठीक है। तो ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है इस तरीके से। अच्छा स्टेप 3 भी देख लो, स्टेप 3 क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन इस पर जुड़ गया ना, तो हाइड्रोजन को जुड़ने को हम रिडक्शन कहते हैं, ठीक है, आगे डिटेल में बताते हैं, अब इतना ध्यान रखो। तो इस फोटोसिंथेसिस के 3 स्टेप भी याद हो गए, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन भी हो गया। एक तीर से 2 शिकार, 2 नहीं बेटा 3 4 शिकार करेंगे अब तो, ऐसे ऐसे रिएक्शन याद करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बताओ। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, डिस्प्लेस होना। अब डिस्प्लेस बोले तो क्या हो गया, किसी को हटा देना, है ना। ये तो लाइफ में बहुत बढ़िया है डिस्प्लेसमेंट। जब तक तुम्हारे से किसी को मतलब है तब तक वो तुम्हारे साथ है। जैसे ही मोर रिएक्टिव, किसी से ज्यादा मतलब वाला आ गया, चलो टाटा बाय बाय, है ना, ऐसे ही तो होता है। और नेचर का लॉ है ये, है ना। हम किसी के साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है, वैसे मतलब वो वाला अच्छा लग रहा है नहीं, मतलब कोई बेनिफिट हो हमारा, है ना, कि भाई हमारे जॉब है यहाँ पे तो हमको ये एनवायरनमेंट भी अच्छा लग रहा है। अगर आप यहाँ पे कहीं पे जॉब कर रहे हो तो मैं इस जगह पे एनवायरनमेंट अच्छा रखूंगा, क्यों रखूंगा, ताकि मेरे एम्प्लॉयज खुश रहे, और एम्प्लॉयज खुश रहेंगे तो भाई वो लोग ज्यादा आउटपुट देंगे। तो रीजन तो है ना यहाँ पे, है ना। अगर मुझे किसी को निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, परेशान कर दूंगा उसको, है ना, किसी और को अच्छा मानूंगा, अपने आप भाग जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना। ये सब कहानी नहीं लिखना है पेपर में, समझाने के लिए बोलते हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे और समझने की कोशिश हम ज्यादा करें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, दीज आर द रिएक्शंस in which a more reactive element displaces a less reactive element, displaces a less reactive element
ठीक है, फ्रॉम इट सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में से लेस एलिमेंट वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यही रूल है हर जगह, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जिसके पास ताकत ज्यादा वो रहेगा, जिसके पास ताकत का वो हटा दिया जाएगा हमेशा। ठीक है, तो CuSO4 यहाँ पे Fe क्या था, मोर पावरफुल था CuSO4 से। इनिशियली CuSO4 क्या थे, एक अच्छे बॉन्ड पे थे, पर आयरन जैसे ही आ गया तो अब क्या हो जाएगा, CuSO4 में से अब Cu ना चाहते बोले, CuSO4 बोलेगा मुझे मत हटाओ, अरे चले हट, मैं ताकतवर हूं। तो वह सीट पे तुम बैठे हो, कोई तुमसे तब पावरफुल आगे क्या बोलेगा, हटो यहां से, चलो, है ना, तो जाओ उससे पावरफुल बन के आओ, फिर हटाओ उसे, है ना। तो ऐसे एलिमेंट तो नहीं कर सकता, तो एलिमेंट में क्या हो जाएगा, Cu क्या कर देगा, Cu डिस्प्लेस हो जाएगा, है ना, कॉपर अलग हो जाएगा यहां पर से, तो क्या बन गया हमारे पास FeSO4। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन ताकतवर है, इनके तो कोई मसल वसल दिख नहीं रहे, इनको तो कोई यहाँ पे लिखा नहीं है कि कुंफू कराटे आता है या क्या आता है ना, तो कहीं पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। तो भाई कैसे समझना है इसको, डिस्प्लेसमेंट सीरीज को याद करना है ना, कि भाई ये अब एक बारी में लिख दिया, याद कैसे करेंगे, है ना, आगे पीछे भी नहीं, सीक्वेंस में याद करना है ना। तो हमने जैसे याद किया तुम भी वैसे ही करो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटूंगा, है ना। तो देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटूंगा। अच्छा, फीके से SN, इसमें कहीं कहीं पे डाउट होता है बच्चों को, बुक में मेंशन नहीं होता है, SN मतलब 10 होता है, ठीक है, ये क्या होता है 10, ठीक है। अब बाकी तो सबको पता है, देखो पोटेशियम और सोडियम, पोटेशियम और सोडियम तो इतने लाजवाब है बेटा, हवा में ही जल जाते हैं, इनको जरा सा मॉइस्चर तो तुरंत आग पकड़ लेंगे, है ना, मॉइस्चर देते ही आग पकड़ेंगे फटाक से एकदम। अब देखो, ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम भी रिएक्टिव है, मैग्नीशियम भी रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम भी रिएक्टिव है, जिंक भी रिएक्टिव है, आयरन भी रिएक्टिव है, टिन रिएक्टिव है, यहां से रिएक्टिविटी कम हो गई, हाइड्रोजन रिएक्टिव, कॉपर और कम रिएक्टिव, इसीलिए तो कॉपर का बर्तन बनता है ना। नॉर्मल आदमी क्या कॉपर के बर्तन में खाना खा लेते हैं, अच्छा कॉपर के बर्तन में कभी दही वही मत जमाना, सोर्स सब्सटेंस कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि मेटल है, एसिड है, हाइड्रोजन गैस तो नहीं बनाएगा, पर उस दही को खराब जरूर कर देगा, पॉइजनस सब्सटेंस, हॉस्पिटल पहुंचवा देगा तुमको, 1-2 दिन की छुट्टी दिला देगा, है ना। तो कॉपर, अब ये हो गया मरकरी, ये हो गया सिल्वर, ये हो गया गोल्ड, ये हो गया प्लेटिनियम। राजा महाराजा गोल्ड की थाली में खाते थे, सिल्वर की थाली में खाते थे, अरे भाई दिखाते नहीं थे पावर, गोल्ड और सिल्वर की थाली में क्यों खाया जाता है, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, क्या है, लेस रिएक्टिव, ठीक है। हाँ, छोटे बच्चों को भी तो इसीलिए देखो, छोटे बच्चों का इम्यूनिटी वीक है, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है कि भाई स्टाइल देने के लिए थोड़ी दिया जाता है छोटे बच्चों को चांदी के बर्तनों में खाना, इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनका इम्यूनिटी वीक है, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस उनकी बॉडी में जाएगा तो उनकी तबीयत जल्दी खराब हो जाएगी, इसीलिए उनको चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता है, क्योंकि चांदी क्या है, बहुत कम रिएक्टिव है ना। उनको ज्वेलरी वेलरी भी दिया गया, चांदी का दिया जाएगा, क्यों, चबा भी लेगा ऐसे, उसको मुंह पे लगाएगा तो कोई ऐसा एलिमेंट बॉडी के अंदर नहीं जाएगा जो उसके लिए पॉइजनस हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। अब आ जाओ रिएक्शन को समझो, रिएक्शन में क्या था, CuSO4, CuSO4 कौन है, कॉपर, है ना, तो कॉपर बैठा है यहां पर, और हमारे पास कौन आया, Fe, आयरन, आयरन बैठे हैं यहां पे, तो आयरन ज्यादा पावरफुल है ना, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा पावरफुल है, तो इस ज्यादा पावरफुल वाले ने कम पावरफुल वाले को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, ठीक है, चलो वेरी गुड, है ना। तो भाई ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जानी चाहिए, फिर से बोला हूं, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है, आगे आओ पीटूंगा, याद नहीं हुई तो तुम्हें पीटूंगा बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब देखो इस रिएक्शन को पूछा कैसे गया, कि भाई एक बारी दे दिया Fe प्लस CuSO4 प्लस, सॉरी प्लस नहीं बेटा, क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, क्या बन गया, प्लस Cu बन गया। अब यहां पे कॉपर तो अलग हो गया, तो भाई अब रिएक्शन सेम यही दे रहा हूं, है ना, जरा अपने दिमाग से करना कि क्या होगा, FeSO4, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा सोचो, देखो मैक्सिमम बच्चों का जवाब ये होना चाहिए CuSO4 प्लस Fe, है ना, बिल्कुल गलत, अरे कैसे, कम पावरफुल वाला है ना, वो ऐसे थोड़ी है कि वो जिन जाके बॉडी में हटा देगा उसे, ना, ये क्या करेगा, नो रिएक्शन, यहां पर क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहां पे नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है।
चलो अब देखो कैसे, अभी लास्ट टॉपिक में बोला था कि मेटल मेटल देखो, मेटल एसिड में जाता है तब तक रिएक्शन होती रहती है। तो देखो अगर हमने HCl लिया, अगर हमने क्या लिया बेटा, HCl, इस HCl में हमने Fe डाला, तो भाई एक तो फिक्स हो गया कि मेटल जब भी एसिड में जाएगा, मुझे बिना सोचे समझे ये बोल देना यहाँ पे जो मर्जी बने, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व करा देनी है। अब बचा हुआ कौन है, FeCl2, क्या बन जाएगा यहाँ पे, FeCl2, बहुत बढ़िया, याद भी हो गया है ना। अब बोला कि भाई Zn, HCl में हमने डाला Zn, जिंक, तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस बन गया, है ना। अब भाई हमने डाला क्या, Ca, कैल्शियम को डाल दिया किसमें, HCl में, क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2 गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, सब ऐसे चल रहा है। तो अब बताओ जब कॉपर आएगा HCl में तो क्या होगा बेटा, कॉपर आएगा HCl में तो क्या होगा, हाँ हाँ वेरी गुड, CuCl2 प्लस H2 गैस, है ना, यही ना 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 गलत, नो रिएक्शन, क्या होगा बेटा, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन, देखो कंसेप्ट को समझो कि कॉपर है, कॉपर कहां है, यहां पर है, और हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर अब हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा, इसीलिए कॉपर रिएक्ट नहीं करेगा एसिड के साथ। समझ में आया। चलो अब देखो सिल्वर और गोल्ड का टेस्ट, सिल्वर और गोल्ड, है ना। अब गोल्ड को जब चेक कराया जाता है ना, तो गोल्ड को चेक करने का एक टेस्ट ये भी है कि उसके ऊपर कंसंट्रेटेड एसिड डाल देते हैं, और कंसंट्रेटेड एसिड तो क्या होता है, मेटल को मेल्ट कर देता है ना। डॉन मूवी देखा था, अरे मूवी पूरा नहीं देखते, मूवी में ना जो छोटा छोटा क्लिप्स होता है जो हमारे दिमाग में रहना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। डॉन मूवी में शाहरुख खान जब भागता है जेल से, तो एक एलिमेंट गिराया जाता है किस पे, मेटल के ऊपर। अब उसका एसिडिक नेचर ज्यादा था, तो उसने क्या करा, मेटल को कोरोड करना शुरू कर दिया, तुरंत वहां से मेटल हट जाएगा और यहां से मेटल पिघल जाएगा। पर देखो सिल्वर और गोल्ड, है ना, सिल्वर और गोल्ड क्या हो जाता है बेटा, रिएक्ट ही नहीं करेगा, उसमें एक भी बबल हाइड्रोजन गैस का नहीं बनेगा। अगर तुम्हें कभी चेक करना हो तो उसके ऊपर एसिड गिराओ अपने गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर, और देखना उस पर एक भी बबल नहीं बनेगा, और अगर बबल नहीं बना तो मतलब वो प्योर गोल्ड है। समझ में आया। चलो तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी आना चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। बताया था ना अभी कि भाई HCl में जब भी मेटल जाएगा हाइड्रोजन गैस बनेगा, पर इस केस में नहीं बनेगा, है ना। ऐसे ही यहां पे अगर मैं सिल्वर के साथ, सिल्वर को HCl में डिप करूंगा तो कोई गैस प्रोड्यूस होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिल्वर लेस रिएक्टिव है, सिल्वर क्या है, लेस रिएक्टिव, सिल्वर HCl को, सिल्वर है ना, Ag HCl में से H को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। चलो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो भूलना मत, अगर इसको याद नहीं कर रहे हो तो समझ लो 2 या 3 नंबर का खेल रहे हो अपने, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है, ठीक है। CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू, क्लास 7th की एनसीईआरटी में गिवन है ये रिएक्शन, ब्लू। FeSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन, कैसे कलर का होता है FeSO4, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। अब है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसी का एक और नाम है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, किसी किसी बुक में इसको नाम देता है डबल डिकम्पोजिशन। तो कौन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट और कौन होती है डबल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब देखो दीज आर द रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन, दीज आर द रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द कंपाउंड, बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द कंपाउंड, है ना। म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन आयन एंड द कंपाउंड मतलब क्या हो गया बेटा, कि म्यूचुअल एक्सचेंज, आपस में अदला बदली कर लेना, है ना। चलो मान लेते हैं, इसका पहले एक जनरल इक्वेशन देखो कि AB एक कंपाउंड था प्लस CD एक कंपाउंड था, ये क्या बन गया, AC प्लस BD, AC प्लस BD। अब A था मेरे पास पॉजिटिव और ये ज्यादा पॉजिटिव था, तो जब तक इसको नेगेटिव, कम नेगेटिव था, तो इन दोनों का बॉन्ड फिलहाल बन रखा है, ठीक ठाक बॉन्ड है ना। यहां पर C वाला आता है, बोलता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है, कि हम दोनों का भी बॉन्ड था जब तक ये दोनों अलग अलग थे,
तब तक चलेगा। पर जैसे ये लोग आपस में मिले तो इन्होंने बोला यार मेरी क्वालिटी तो तेरी क्वालिटी के साथ ज्यादा बढ़िया मैच होगी और इसकी इसके साथ मैच होगी, तो इन्होंने क्या करा, एक्सचेंज कर लिया आयंस को। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या डिनोट कर रहा है, आयंस को, क्योंकि आयन कौन होते हैं, वो एटम जिन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आता है। अगेन क्लास 9 में था ये अनायंस कैटायंस, है ना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज था, तो जब ये वाला पॉजिटिव बड़े नेगेटिव के साथ जुड़ गया तो ये एसी कंपाउंड बन गया, थोड़ा स्टेबल हो गया और ये बीडी कंपाउंड बन गया। तो इसी रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये था जो पहला ही सवाल था प्रीवियस पिछले साल 2023-24 में जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर लॉन्च किया था, उसका पहला ही सवाल ये था, Na2SO4 प्लस BaCl2 और यहां पे क्या बना, BaSO4। BaSO4 क्या है, एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन को इतना, अगर तुमने डबल डिस्प्लेसमेंट की सारी रिएक्शन कवर कर ली तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट तुम्हें याद हो जाएंगी। Na2SO4 क्या हुआ, BaCl2 के साथ कंबाइन हुआ और BaSO4 बना और NaCl बन गया। BaSO4 बना और NaCl बन गया, और NaCl ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है एज कंपेयर टू BaCl2। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। अब BaCl2 क्यों है ना, देखो Ba पे था 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Ba पे अकेले पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, Cl पे 1 यूनिट चार्ज था नेगेटिव, तो इसीलिए Cl को एक और लाना पड़ा अपने साथ। अब यहां पर क्या है, Na पे भी 1 यूनिट पॉजिटिव, Cl पे भी 1 यूनिट नेगेटिव, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा अच्छा है ना, जब भी समझाया था ये एग्जांपल के साथ। तो इसीलिए NaCl प्रेफर करेगा कि मैं NaCl बन जाऊं, क्योंकि BaCl2 भी तो बॉन्ड है, ये भी अच्छा बॉन्ड है ना, पर इससे भी तो अच्छा है, तो हर कोई अपने बढ़िया के लिए ढूंढे जा रहा है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या है, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेट कौन होता है बेटा, इट इज एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म। किसी भी रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस बन जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। PbNO3 लेड नाइट्रेट, अगेन देखो लेड नाइट्रेट का दोबारा से जिक्र है ना, पोटेशियम आयोडाइड Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करा तो क्या बन गया, पोटेशियम आयोडाइड, क्या बना, सॉरी लेड आयोडाइड, क्या बना, लेड आयोडाइड। और लेड आयोडाइड कैसा है, येलो कलर का पीपीटी, है ना। लेड ऑक्साइड भी येलो कलर का है ना, और लेड आयोडाइड भी क्या है, येलो कलर का पीपीटी है, और ये क्या बन गया, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट कौन होती है, ये भी डिस्प्लेस करेगा, बट यहाँ पे दो कंपाउंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन करेंगे, है ना, आपस में अदला बदली, किसी को हटाएंगे नहीं कि चले मैं पावरफुल हूं हट जाओ। अब ये बोलेगा मेरे पास ऐसा आदमी है जो तुम्हारे साथ अच्छा बॉन्ड बना सकता है, तो तुम इधर बॉन्ड बनाओ, हम इधर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये केमिकल कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे। हर कोई अपनी स्टेबिलिटी ही ढूंढ रहा है ना, अब वो केमिकल हो ह्यूमन बींग हो, सबको स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए तो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, केमिकल रिएक्शन। चलो भाई नेक्स्ट पे आते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। इस टॉपिक, इस चैप्टर का ऑलमोस्ट लास्ट चैप्टर है, रेडक्सिलिटी हमारे पास बचता है ना। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से जानने से पहले इसको समझते हैं रिडॉक्स बना कैसे, है ना। रिडॉक्स बना ऐसे बेटा, ये हुआ हमारा रिडक्शन और ये हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या हुआ, रिडक्शन और क्या हुआ ऑक्सीडेशन, है ना। अब तक तो स्कूलों में शायद शुरू हो चुके होंगे चैप्टर, ऑलमोस्ट खत्म भी होने वाले होंगे, तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन तक मैक्सिमम बच्चे पहुंच ही गए होंगे। तो रिडक्शन कौन होते हैं बेटा, रिडक्शन मतलब, चलो ऑक्सीडेशन से समझते हैं पहले, जो बढ़िया वर्ड है ना जिसको हम जल्दी कैच कर सकते हैं पहले उसको पकड़ लो हमेशा, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब O2 का ऐड होना, O2 का ऐड होना या फिर H2 का हाइड्रोजन गैस का निकल जाना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का अंदर आना या फिर ऑक्सीजन गैस का चले जाना, है ना, तो आना जाना यही चलता रहेगा। तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया बेटा, एडिंग ऑफ O2 हो गया हमारे पास। ठीक है, और रिमूवल ऑफ H2, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल, है ना। और यहां पे कौन हो गया, एडिंग ऑफ H2 और रिमूवल ऑफ O2, कि एडिंग हाइड्रोजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का हट जाना, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का आ जाना और या फिर हाइड्रोजन का, या फिर यानी दोनों कंडीशन है, अगर ऑक्सीजन आ रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन चला जा रहा है तो भी वो ऑक्सीडेशन ही कहलाएगा। ठीक है, और रिडक्शन मतलब या तो हाइड्रोजन आ जाए या फिर ऑक्सीजन चला जाए, कुछ भी एक हो गया तो वो रिडक्शन कहलाएगा।
ठीक है, चलो रिएक्शन की हेल्प से अब इसको समझेंगे। अब देखो CuO है ना, Cu प्लस O2, कॉपर वैसे इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, हाँ इसको हीट करना पड़ेगा, तो Cu ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे हीट हमने सप्लाई किया है ना। चलो हीट को रहने दो अभी। अब यहाँ पे क्या है, CuO2 के साथ कंबाइन हुआ, क्या बना CuO, क्या बना CuO, कॉपर ऑक्साइड बना, क्या बना कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ बेटा, Cu अकेला था, CuO बन गया, CuO बन गया, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आया ना यहां पर कॉपर के साथ। ठीक है, चलो और रिमूवल और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो CuO था, इस पे हाइड्रोजन आ गया, इस पे क्या हुआ हाइड्रोजन आया, तो CuO अभी था, अब ये अकेला Cu हो गया, तो यहां पर ऑक्सीजन आया कॉपर ऑक्साइड में, हटा, हट गया ना Cu से, तो ये क्या हो गया रिडक्शन, ये क्या हो गया रिडक्शन, कि ऑक्सीजन का चले जाना क्या हो गया रिडक्शन। हाइड्रोजन यहां पर अकेला था, है ना, हाइड्रोजन यहां पे अकेला था, आया कौन यहाँ पे ऑक्सीजन, आके इस पे जुड़ गया ना, H2 में O जुड़ गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया बेटा ऑक्सीडेशन, क्या हो गया ये ऑक्सीडेशन। चलो अब इसके बाद एक टर्म और आने वाली है अब हमारे पास, इसी रिएक्शन को देखो, CuO प्लस H2O, H2 गिव्स CuO, CuO नहीं है, Cu प्लस H2O, है ना। तो अब यहां पे देखो ये इसका क्या हो गया, CuO का क्या हुआ हमारे पास, CuO से Cu बन गया, तो ये क्या था रिडक्शन, ये क्या था रिडक्शन। अब H2 से O2 बन गया, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो अब देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा, बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बेटा H2 का ऑक्सीडेशन हुआ यहां पे ऑक्सीडेशन, और Cu का क्या हुआ बेटा रिडक्शन, CuO का हुआ रिडक्शन, है ना। तो ये जो रिएक्टेंट होते हैं इन्हीं का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, कभी ये मत लिखना कि Cu का रिडक्शन हो गया, नहीं Cu का नहीं हुआ रिडक्शन। अब देखो एक और टर्म बोलेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते किसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसे बोलते हैं जो खुद रिड्यूस होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट मतलब जो काम करवा रहा है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जिसने ऑक्सीजन दिया होगा, अब ऑक्सीजन दिया होगा है ना, तो ऑक्सीजन कौन देगा, जो खुद रिड्यूस होगा ना, मेरे से ऑक्सीजन हटा तो मेरा रिडक्शन हुआ, तो जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, जिसका रिडक्शन, तो CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद कर दो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हट जाना, रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का आ जाना या फिर ऑक्सीजन का हट जाना, ये याद हो गया। तो रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका मतलब यहां से समझो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, Cu का रिडक्शन हुआ। अब यहां पे जब रिडक्शन हुआ तो इसने इस O2 को रिलीज किया ना, तो इसकी वजह से यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये जिसका रिडक्शन हुआ है ये खुद क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना। हाँ, अब देखो हाइड्रोजन, इसका खुद का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन आके इस पर जुड़ा, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन को लेता ही ना तो उसका रिडक्शन होता ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो खुद कौन है अब रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसकी वजह से किसी और का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, चलो बेटा अब देखो ना इस वाली रिएक्शन में जो हमारे पास CuO था, Cu प्लस O2 क्या बना हमारे पास CuO, कॉपर ऑक्साइड हमारे पास बना। तो अब मुझे इतना सा बता दो कि कॉपर ऑक्साइड जब बन गया है तो इसका तो हो गया ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, हाँ इसका हुआ रिडक्शन। अब कैसे पता लगा रिडक्शन, कैसे पता लगा रिडक्शन, है ना। कुछ रिएक्शंस ऐसे आने वाली हैं जिन रिएक्शन पर ये नहीं लिखा होगा कि कौन है ऑक्सीजन कौन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र ही नहीं होगा। तो अगर अब रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं हो फिर कैसे पता लगाना है
है ना। फिर कैसे पता लगाना है, चलो अभी हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। देखो बेटा इतना डिटेल में जा रहे हैं, अब इसके बाद एक आधा नंबर की भी गलती का चांस नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। ऑक्सीडेशन में मतलब O2 का इनटेक होना या फिर H2 का बाहर निकल जाना, यही हुआ था। रिडक्शन में क्या था, H2 अंदर आना और O2 बाहर चले जाना। तो बेटा O की वैलेंसी क्या होती है, अगर मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी देखता हूं तो -2 होती है, नेगेटिव। हाइड्रोजन की वैलेंसी कौन होती है, पॉजिटिव। मैं यहां पे देखता हूं हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन की वैलेंसी कौन होती है, 2 नेगेटिव। अब बेटा जब माइनस, माइनस कौन होते हैं, नॉन मेटल, प्लस कौन होते हैं, मेटल। तो मेटल, यहां पे मेटल ऐड हुआ। अब अगर भूल जाओ थोड़ी देर के लिए कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन भूल जाओ, प्लस वैलेंसी मतलब मेटल, है ना। तो मेटल जब हमारे पास आएगा, जब किसी पे मेटल ऐड होगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेटल का ऐड होना रिडक्शन, नॉन मेटल का चले जाना ऑक्सीडेशन। नॉन मेटल का आ जाना ऑक्सीडेशन, मेटल का चले जाना रिडक्शन। ऑक्सीजन कौन था, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या था, नॉन मेटल। इस पे जुड़ा कौन, कॉपर, तो इसका खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया। तो कभी कभी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं देगा रिएक्शन में, तो वहां पे आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे, मेटल एंड नॉन मेटल का। कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। H पॉजिटिव रिडक्शन मतलब मेटल का आ जाना या फिर नॉन मेटल का बाहर निकल जाना, मेटल का अंदर आना या फिर नॉन मेटल का बाहर जाना। और यहां पे क्या होगा, नॉन मेटल अंदर आएगा, नॉन मेटल रिएक्शन के अंदर आएगा और मेटल बाहर जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पूरा थॉरोली कंप्लीट हो चुका है। अब जिसको जो भी डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट किसका चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या फिर बायोलॉजी का, वो भी यहां पे लिख के दो। चलो बेटा रिवीजन करते रहो, कोई भी डाउट हो तो पूछो फटाफट।